इरहा और मुराद के दरमियान अभी तक फासले बरकरार थे। मुराद नोट कर रहा था कि वो सारा वक्त मुराद के कामों में ही मसरूफ़ रहती थी। कई बार तो वो हैरान रह जाता कि ये वही इरहा है, क्योंकि सब जानते थे कि उसे घरदारी में दिलचस्पी नहीं थी। वो तो हिल के पानी तक ना पीती थी, मगर अब वो हर काम खुद करती थी, मुराद की हर चीज़ का ख्याल रखती थी। बाकी का टाइम वो किचन में गुजारती। वो पूरी तरह मुराद की पसंद के मुताबिक ढाल चुकी थी खुद को। सब खुश थे उसकी इस मुस्बत तब्दीली पर। वो कभी काम ना करने की वजह से थोड़ा सा काम करके भी थक जाती थी पहले पहल तो, क्योंकि उसे आदत ही नहीं थी। अरूसा बेगम ने कई बार उसे मना किया कि हर काम के लिए जब मुलाजमा मौजूद है तो क्यों खुद को थकाती हो। वो मुस्कुरा कर उन्हें ये कहकर चुप करवा देती कि उसे अच्छा लगता है मुराद के काम खुद करना। शुरू शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। कई बार प्रेसिंग के दौरान उससे मुराद के कपड़े जल गए। बहुत बार मुराद को बदजायका चाय पीनी पड़ी और कई बार उसके बनाए गए खानों ने मुराद का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब किया, मगर वो खामोश रहा, क्योंकि वो कुछ भी कहकर उसका हौसला नहीं तोड़ना चाहता था। अगर वो टोक देता तो यकीनन वो सब कुछ वहीं छोड़ देती। बहुत बोलने वाली इरहा बहुत खामोश हो चुकी थी। उसके जज्बात मुराद के लिए बदल चुके थे। दिल अब उसके कदमों की आहट पहचानने लगा था। उसकी आदतें, उसका रख रखाव सब यकदम अच्छा लगने लगा था। बहुत बार जब वो अपने काम में मसरूफ़ फाइलों में सर दिए बैठा होता तो वो बहाने बहाने से कमरे में आती जाती, चोरी चोरी उसे देखती, इस बात से अनजान कि उसकी इन हरकतों से मुराद बाखबर था। वो अच्छे से जानता था उसके बदलते जज्बात और नज़रों को। वो खुद उस राह का मुसाफिर था, मगर जाने क्यों जो एक खलिश थी कि मिटने का नाम नहीं ले रही थी। उसे इल्म था कि वो छुप छुप के रोती है। इस सब के बावजूद भी उसके लिए गुंजाइश नहीं निकाल पा रहा था। वो अजनबियों की तरह एक छत तले रह रहे थे। वो अपने ऑफिस में बैठा था कि मोबाइल रिंग हुआ। हसन शाह का नंबर। उसका मूड ऑफ हुआ। जब से हुरिया हवेली से गई थी उसके एक हफ्ते बाद से वो उसे कॉल्स कर रहा था, मगर ज़ारून ने कभी कॉल रिसीव करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। एक दो बार वो उसके ऑफिस भी आया उससे मिलने, मगर उसने बाहर से ही वापस भिजवा दिया कि उसे हसन शाह नामी बंदे से, किसी भी बंदे से नहीं मिलना। वो जानता था उसका मुतालबा वही होगा, हुरिया को छोड़ने वाला। हुरिया को गए अब 1.5 माह हो चुका था, मगर खुद उसने ज़ारून से कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी, और इसी बात ने ज़ारून को ताश दिलाया हुआ था। वो सर झटकता फाइल्स देखने लगा जब फिर से फ़ोन रिंग हुआ, जिस पर उसका दिमाग और घुमा। अगर तुम मुझे इसलिए कॉल्स कर रहे हो कि मैं हुरिया को छोड़ दूं तो गौर से सुन लो तुम, और अपनी बेटी को भी अच्छे से बता दो। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि मैं उसे आज़ाद नहीं करूँगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए। और तुम्हें भी दुनिया की जिस अदालत में जाना है जाओ, मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं। वो कॉल रिसीव करते ही फट पड़ा। बिना हसन शाह की बात सुने उसने कॉल काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। भाग लो हुरिया ज़ारून शाह, जहाँ तक भागना है भाग लो। मैं भी देखता हूँ कौन सी अदालत और कौन सा कानून गलू खलासी करवाता है तुम्हारी मुझसे। मेरे वजूद से तो छुटकारा पा लिया तुमने, वो भी इसलिए कि मैं तुम पे खुद को मुसल्लत नहीं करना चाहता था, मगर मेरे नाम से निजात तुम्हें सिर्फ मेरी मौत की सूरत में मिलेगी। तुम्हारी बदकिस्मती है कि वो कोशिश भी तुम्हारी ज़ाया आ गई। कोशिश करना अब मेरे सामने मत आना, क्योंकि अब कभी तुम मेरे सामने आई तो जाने मैं क्या कर बैठूं तुम्हारे साथ। वो मोबाइल को यूं घूर रहा था जैसे सामने हुरिया मौजूद हो उसमें। मुराद जाने किन ख्यालों में खोया था जब वो उसके लिए चाय का मग लेकर कमरे में आई थी। इरहा ने मग टेबल पर रखा, मगर वो मुतवज्जो नहीं था। मुराद, इरहा ने झिझकते हुए उसके कंधे से उसे पकड़कर हिलाया तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो मुतफिक्र सी नज़र आई थी। हाँ, तबीयत तो ठीक है, एंड थैंक्स। उसने मामूल के मुताबिक उसका शुक्रिया अदा किया। इरहा के लिए ये भी गनीमत था कि वो अब मुख्तसर सा ही सही, मगर उसे मुखातिब कर लिया करता था, कभी अपनी कोई चीज़ या कोई फ़ाइल ना मिलने पर, और स्पेशली चाय के लिए उसे ही आवाज़ देता था, और इरहा इसमें भी खुश थी। मुराद खामोशी से चाय का मग अपने सामने फैले पेपर्स में मसरूफ़ हो गया तो वो वज़ू करके नमाज अदा करने लगी। मुराद को इल्म था कि वो बराबर नमाज पढ़ती है अब, और नमाज से ज़्यादा दुआ में वक्त लगाती है। वो बेखुद सा मुड़कर उसे देखेगा। हल्के आसमानी रंग के दुपट्टे में उसका मन मोहना सा चेहरा बहुत भला लग रहा था। उसका एक एक नक्श मुराद को ज़ुबानी अज़बर था। बरसों चाहा था उसने उसे,
बारहा ख्यालों में उसे अपने लिए अपने साथ सोचा था, मगर अब जब वो हकीकत बनकर उसके सामने थी तो जज्बात पर रोस पड़ चुकी थी, जैसे भूले से भी कोई चिंगारी ना सुलगती थी। अब तो हर एहसास मुंजमद हो चुका था। इरहा खूब खशू व खजू से नमाज के बाद जाए नमाज तय करके पीछे पलटी तो मुराद को यकटुक खुद को तकते पाती वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई। चाय वैसे ही हाथ में पकड़े पकड़े ठंडी हो चुकी थी। वो नर्वस से छोटे छोटे कदम उठाती जाए नमाज अलमारी में रखकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई तो मुराद को होश आया। वो जब से घर आया था ना चाहते हुए भी मुसलसल इरहा को सोचे जा रहा था। उसने सर झटक कर दोबारा केस की फाइल खोली और काम में मसरूफ़ हो गया। इरहा चेंज करके आई तो सद शुक्र वो अपने काम में मसरूफ़ था। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर दुपट्टा उठाती बाहर निकल गई। मुराद ने उसे देखा तो सही मगर कहा कुछ नहीं, ना पूछा कुछ। थोड़ी देर बाद वो ताज़ा चाय का मग थामे कमरे में दाखिल हुई। वो जानती थी कि वो इस वक्त काम करते हुए चाय ज़रूर पीता था और आज चाय ठंडी हो चुकी थी, इसलिए लेटने से पहले वो उसके लिए गर्मा गर्म चाय दोबारा बना लाई थी। उसने खामोशी से मग उसके पास टेबल पर रखा। बाल जो अब खुले हुए थे झुककर मग रखते वक्त बिखर कर आगे को ढलक आए। शैम्पू की भीनी सी खुशबू मुराद के हवास मुअत्तल कर गई। हवा के झोंके की तरह वो मग रख कर वापस पलटी। सॉरी एंड थैंक्स अगैन। मुराद ने उसे जहमत देने के लिए सॉरी कहा जबकि गर्मा गर्म चाय के लिए थैंक्स बोला। वो बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुराकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो उसे ये भी ना कह सकी कि सॉरी या थैंक्स से तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो उसे इससे भी मना कर देती तो उनके दरमियान बात करने को कुछ था ही नहीं। इसके अलावा करवट बदलते इरहा की आंखों में जाने कितने आंसू रोज़ की तरह बहकर तकिए में जज्ब हुए। कभी कभी वो उसको झिंझोड़ के कहना चाहती थी कि वो क्यों ऐसा पत्थर है कि उस पर कुछ असर नहीं होता। क्या उसे इरहा में कोई तब्दीली या उसका अपनी तरफ झुकाव महसूस नहीं होता? वो शख्स जो इशारे भी समझ लेता था अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर वो ये सब सिर्फ सोच ही सकती थी, कह नहीं सकती थी। कैसे कहती कि ये सब उसका अपना ही तो किया धरा था। सो चुपचाप अपना किया भुगत रही थी, जाने कब वो उस पर नजरें करम करे। सब इकट्ठे बैठे थे शाम की चाय पर। आज और मौजू था फरवा के लिए आने वाला प्रपोजल, जो कि बीजान की कोई कज़न अपने बेटे के लिए लाई थी। लड़का माशाल्लाह से खुश शक्ल था और अपने वालिद की डेथ के बाद से बड़े भाई के साथ बिजनेस संभाल रहा था। दो भाई थे, सिर्फ बड़ा भाई शादीशुदा था, ये छोटा था। मुख्तसर सी फैमिली थी, अच्छे पढ़े लिखे खाते पीते लोग थे। बीजान की वजह से वो लोग शादी ब्याह पर आते जाते रहते थे, इस वजह से सब जानते भी थे। हालांकि सबका इरादा फरवा के लिए अरमान ही था और कहीं ना कहीं अरमान की पसंदीदगी भी थी, मगर अरूसा की ज़ुबान अल्लाह अल्लाह। शाहाना बेगम खुद भी इस हक़ में ना थी। हालांकि अरमान में कोई बुराई ना थी, बल्कि ज़मान के मुकाबले में वो तो हीरा था, अपना हॉस्पिटल चला रहा था। मगर अरूसा बेगम बातों ही बातों में कई बार अपनी भांजी के लिए सुनवाई कर चुकी थी। दूसरा शाहाना बेगम महिमा के साथ अरूसा का रवैया भी अच्छे से जानती थी। सबको रिश्ता पसंद था, वो लोग जल्दी शादी करना चाह रहे थे, मगर काजिम शाह ने बीजान से कहा कि अभी उन्हें कहें कि सब्र रखें, हम एक दो दिन में उन्हें बता देंगे। परवा तुम खुश तो हो ना? महिमा ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि तकरीबन बात फाइनल ही थी। सबको पसंद आया था प्रपोजल, बस प्रॉपर हाँ करना बाकी था। खुश तो पता नहीं, मगर मुतमईन हूँ, फरवा ने सादा से लहजे में कहा। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे, तुम सब भूल जाओ, हम सब बहुत मिस करेंगे फिर तुम्हें। इरहा ने उसे गले लगाया। उन तीनों की शुरू से ही बहुत दोस्ती थी। माहिमा और इरहा तो हवेली में ही थी, मगर फरवा चली जाएगी इस सोच ने सबको ही उदास कर दिया था। वो तीनों सर जोड़े बातों में मगन थी जब उष्णा भी वहीं चली आई। आओ बैठो। माहिमा ने उसके लिए जगह बनाई तो वो उंगलियां चटखाती खामोशी से बैठ गई। फरवा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगना थी। फिर हिम्मत करके उष्णा ने बोल ही दिया, माफ़ी? मगर किस लिए? किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आई। इसलिए कि ना मैं यहाँ आती ना तुम्हारे और शाह के दरमियान। वो दानिस्ता बात अधूरी छोड़ गई। पागल, तुम अभी तक इसी बात को लिए बैठी हो। माहिमा को उसकी मासूमियत पर बेख्तियार प्यार आया। हाय हमारा भाई, कैसे ना फिदा हो तुम पर लड़की। माहिमा ने उसके गाल खींचे। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे और मीर के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरी बचपन की एकतरफा फीलिंग्स थी। मीर को तो इल्म भी नहीं इस सब का। बल्कि तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने शुरू में तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया। मेरी तरफ से कोई बात दिल में ना रखना। वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और सिर्फ तुम्हारे हैं, और मैं तुम दोनों के लिए दिल से खुश हूँ। फरवा ने खुले दिल से इजहार किया।
उष्णा हमेशा की तरह शर्मा गई तो वो तीनों कहका लगा कर हंस, साहब एक बात है मेरे दिल में, बहुत बार करना चाहिए मगर फिर जाने क्यों ना कह सकी, अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं। राहीला बेगम बीजान ने रात को जब काजिम शाह कमरे में आई तो बात का आगाज़ किया। ऐसी क्या बात है जो आपको बाकायदा इजाज़त देना पड़ रही है? आपको पता है कि आप बिला झिझक हमसे हर बात कर सकती हैं। दरअसल मैं आपसे फरवा के मुतालिक बात करना चाह रही हूँ। अगरचे उसके लिए आने वाला रिश्ता हर लिहाज से बहुत अच्छा है, मगर काफ़ी अरसे से मेरे दिल में एक बात है कि एहान हमारा ही बच्चा है। भले वो इस हवेली का खून नहीं है, फिर भी हमने उसे पाला है, हमेशा अपने बच्चों के बराबर रखा है। तो आपको नहीं लगता हमें फरवा के लिए एहान को सोचना चाहिए? मैंने भी कई बार ये चाहा, मगर कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। कोई शक नहीं कि एहान हर लिहाज से बेहतरीन है, मगर हम अपना फैसला अपने बच्चों पर थोप भी तो नहीं सकते। माहिमा के लिए बहुत पहले हमने ज़मान को सोचा था कि बिन माँ बाप की बच्ची है, हमारी नज़रों के सामने रहेगी तो तसल्ली रहेगी। फिर ज़मान की हरकतों को देखते हुए हम खामोश हो गए, मगर अरूसा बहू ने तो दबी चिंगारियों को हवा दे दी और माहिमा के इकरार ने इस चिंगारी को शोला बना दिया। रही बात इरहा की, तो आप जानती हैं अरूसा बहू अपनी बेटी के लिए एहान को कभी भी कबूल नहीं करती। और फिर बाद में दुर्राब ने इरहा के लिए सवाल डाला तो मुराद सबको बेहतर लगा था इरहा के लिए। अब पीछे बची फरवा, अगर सब राज़ी हों तो भला और क्या चाहिए। और इस तरह एहान का रिश्ता इस हवेली से और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब उसने जॉब मिलने के बाद अलग घर में रहने की बात की थी तो मुझे लगा जैसे मेरा अपना सगा बेटा मुझसे दूर जाने की बात कर रहा हो। हमने उसे अपना बच्चा समझा तो उसने भी कभी हमें किसी मामले में शर्मिंदा नहीं होने दिया। उसने भी इस हवेली की इज्जत और वक़ार का हमेशा पास रखा है। उसके लिए पहले दुर्राब और शहाना बहू से बात करना होगी, क्योंकि वो फरवा के माँ बाप है। मगर मैं पहले ज़रा मीर से बात कर लूँ ताकि वो एहान की मर्ज़ी भी जान ले, कहीं वो मुरव्वत में ही ना हाँ कह दे। अल्लाह करे सब मान जाए। एहान बहुत प्यारा बेटा है। बीजान ने दिल से दुआ की तो काजिम शाह भी मुस्कुरा दिए थे। उष्णा और मीर के दरमियान अब सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था और सब उनके लिए दिल से खुश थे। मीर शाह की मोहब्बत और उसके जुनून ने उष्णा को आसमान पर बिठा दिया था। वो हैरान हो जाती थी कि क्या कोई इतना भी चाह सकता है किसी को। चाहे जाने का एहसास हर एहसास से खुशनुमा होता है। वो हर वक्त खिली खिली मुस्कुराती फिरती थी। मीर शाह की पनाहें उसका कुल सरमाया थी। वो सरता पैर उसके रंग में रंगी जा चुकी थी। इश्क की सारी रमज़ें सिखा दी थी मीर शाह ने उसे। उनके दिल एक लय पर धड़कते थे। वो दोनों ही सरशार थे। रात गए वो कमरे में दाखिल हुई तो खाली कमरा उसे काट खाने को आया। वो बेमोहर 3 दिन से हस्बे मामूल गायब था। जब जब वो हवेली में नहीं होता था उष्णा की रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती। वो बुरी तरह से मीर शाह के लम्स की आदी हो चुकी थी। उसकी हर टेंशन, परेशानी और उलझन का सिर्फ एक ही हल था, मीर शाह की कुर्बत। वो खुद तो दीवाना था, उष्णा को भी हर चीज़ से बेगाना कर दिया था उसने। उसने सर्द सी आह भरी और फिर नमाज अदा की। फिर काफ़ी देर हाथ उठाए अपने रब से हम कलाम रही। नींद तो मुश्किल से आनी थी, सो खामोशी से सूरह रहमान की तिलावत में मशगूल हो गई। ये सूरह उसके दिल के बहुत करीब थी। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वो जब जब इस आयत को दोहराती थी तब तब उसे अपने परवरदिगार पर बेतहाशा प्यार आता। वो कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, और हम वाकई भूल जाते हैं कि उसकी अता की गई नेमतें कितनी बेशुमार हैं। उसे अपनी गुजरी ज़िंदगी याद आई। उसे अपने वालिदैन के बारे में बस यही पता था कि एक हादसे में उनका इंतकाल हो चुका था। बचपन ताई के ज़ेरे साया गुजरा, जो कि रिवायती औरतों की तरह थी। और फिर एक दिन चंद पैसों के लिए उसे शेर खान के हवाले कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए पैसे चाहिए थे। शेर खान ने 4 साल उसे अपने पास रखा। वो सब भूल गई। इस कदर ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी कि गुज़रते वक्त के साथ साथ वो अपने रब की रहमत से जैसे मायूस होने लगी थी कि जब मीर शाह उसकी ज़िंदगी में आया वो उष्णा के लिए यूं था जैसे लगतक सहरा में वाहिद सायादार दरख्त हो जहाँ उसे आजमाया गया था। वहीं उसके रब ने उसके लिए इतना अच्छा शरीके हयात भी लिखा हुआ था, मगर वो नादान वक्त से पहले चाह रही थी। मगर अपने मुकर्ररा वक्त पर वो अपने खालिक हकीकी के हुक्म से उसे आन मिला था। वो जो कभी खुद को तन्हा और लावारिस समझती थी, आज एक भरे पूरे घर में एक मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ आसूदा ज़िंदगी बसर कर
कर रही थी। वाकई वो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाती। आंसू बेआवाज़ गालों को भिगोते रहे। उसने सूरत मुकम्मल करके कुरान मजीद गिलाफ में डाल कर रखा और पुरसकून सी बिस्तर पर आकर लेट गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब उष्णा को उस दुश्मन जान का सुलगता हुआ लम्स महसूस हुआ। वो नींद में कसमसाई। उसने एकदम तड़प कर पीछे मुड़कर देखा था। सुबह होते ही काजिम शाह को पता चल गया था कि मीर शाह रात लौट आया था हवेली, सो उसे बुला लिया गया। वो उन लोगों को कोई भी जवाब देने से पहले मीर शाह से बात करना चाहते थे। दादा जान, आपको पता ही है, एहान शादी के नाम से भी भागता है और फिर फरवा के लिए तो बिल्कुल भी रजामंद नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा किया कि अभी किसी से बात नहीं की, मगर ये तो कोई जवाज़ ना हुआ। हम भी तो यूं ही शादी के नाम से भागते थे, वो भी मान जाएगा। तुम बात तो करके देखो। बीजान मुल्तजी हुई। दादा जान, आपको पता ही है, एहान शादी के नाम से भी भागता है और फिर फरवा के लिए तो बिल्कुल भी रजामंद नहीं होगा वो। आपने बहुत अच्छा किया कि अभी किसी से बात नहीं की, मगर ये तो कोई जवाज़ ना हुआ ना। तुम भी तो यूं ही शादी के नाम से भागते थे, वो भी मान जाएगा। तुम बात तो करके देखो। बीजान मुल्तजी हुई। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ एहान को। वो फरवा को अपनी छोटी बहनों की तरह मानता है। वो कभी भी इस सब पर राज़ी नहीं होगा। अगर हमने ज़्यादा फोर्स किया तो वो शायद मान जाए। नहीं भाई, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है कि हम उसे यूं किसी के सर पर थोप दें। हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते किसी के साथ। बस एक बात थी तो कर ली, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। काजिम शाह दिल महसूस कर रह गए। एहान, क्या सोचा है ज़िंदगी के बारे में? मीर ने उसे फार्म हाउस बुलाया था। सोचना क्या है, सब ओके है, वो कंधे उचकाकर बोला। नो, ओके नहीं है। एहान तो सब कैसे ओके हो गया? यार, खुद को ज़ाया मत कर। भाई है तो हमारा, और हम यूं नहीं छोड़ सकते तुझे। मैं जानता हूँ यार, लेकिन वाकई खुश हूँ अपनी लाइफ से। फिक्र मत करो। और मुझे कोई शक नहीं है तुम सबकी मोहब्बत और खलूस पर। रिश्ता है एक तेरे लिए। दादा जान ने आज बात की थी मुझसे। रिश्ता? और मेरे लिए? एहान को करंट लगा। नहीं, मेरे लिए। मीर को ताव आया। जाहिर है तेरे लिए बात की उन्होंने। तो तुझे मना कर देना चाहिए था यार। मैं नहीं करना चाहता शादी। वो उकता गया था इस मौजू से। मना कर दिया था, मगर तुझे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना यार। मुझे कभी किसी से भी शादी नहीं करनी। लिख ले मेरी बात, और बाकी सबको भी बता दे। आप सभी मेरी फैमिली है और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। दैट्स इट। पूछोगे नहीं कि प्रपोजल किसका है? मीर जानता था उसका जवाब, मगर फिर भी पूछ बैठा। जिस राह चलना ही नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। उसने बात ही ख़त्म कर दी, क्योंकि जैसा भी रिश्ता उसके लिए महिमा के बाद सारी दुनिया मुस्तरद थी। आज फरवा के इन लॉज ने आना था खाने पर। बीजान अपनी निगरानी में सब तैयार करवा रही थी। वो लोग पहुंचने ही वाले थे थोड़ी देर में। फरवा सुबह से रोए जा रही थी। इरहा उसको चुप करवा करवा के थक गई थी, जबकि महिमा आज किचन में बहुत मसरूफ़ थी। फरवा, यूं करोगी तो उन्हें लगेगा हम तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बस करो, अब उठो और जल्दी से फेस वॉश करके आओ। बमुश्किल उसे तैयार करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसे खुद भी अपनी हालत ज़रा संवारनी थी। जल्दी से मुराद के लिए वाइट कॉटन का सूट निकाल कर रखा और फिर अपने लिए लाइट लेमन कलर का ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला सूट निकाल कर जल्दी से शावर लिया। बाल कंघी कर रही थी जब मुराद कमरे में दाखिल हुआ। इरहा ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर फैलाया और सलाम किया। मुराद ने एक नज़र उसके भीगे से सरापे पर डाली। सलाम का जवाब देकर वो बेड पर बैठ गया। जल्दी से फ्रेश होकर चेंज कर लें आप भी। इरहा ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते कहा। खैरियत? मुराद ने ग्लास थामते उसकी उजलत और उसके एहतमाम की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसने उसे शादी के बाद बहुत सिंपल से हुलिये में ही देखा था। वो पहले सा ताम झाम तो जैसे कहीं भूल ही गई थी, या शायद वो उसके लिए तैयार होना नहीं चाहती थी। जी, वो आज फरवा के इन लॉज को खाने पर बुलाया है, भूल गए आप? ओह हाँ यार, बिल्कुल ही माइंड से निकल गया था मेरे। आपके कपड़े निकाल के हैंग कर दिए हैं मैंने। आप शावर ले लें, वो लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। मुराद वॉशरूम में घुस गया तो इरहा ज़रा रिलैक्स हुई। दुपट्टा उतार कर रखा और जल्दी से बाल ड्राई करके वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हल्का फुल्का सा मेकअप करने में मसरूफ़ थी। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, क्योंकि मुराद की मौजूदगी में तो उसे वैसे ही कन्फ्यूजन हो जाती थी। कुछ ये कि कोई काम होता। क्लिक की आवाज़ पर उसका नफासत से लिपस्टिक लगाता हाथ लरसा और नीचे से एक साइड से लिपस्टिक फैल चुकी थी।
मुराद की नज़र ठहर सी गई थी, जैसे उसके दिलकश गुदाज सरापे पर बाल जो कि अब खुश्क करके दूसरे कंधे पर डाले हुए थे उसकी गोरी गर्दन को मजीद वाजे कर रहे थे। मुराद की आंखों में जाने क्या कशिश थी। लिपस्टिक उसके हाथों से छूटकर टेबल पर गिरी तो मुराद को होश आया। सर झटक कर वो आगे बढ़ा और उसके पीछे खड़ा होकर बाल बनाने लगा। बिना दुपट्टे के वो मुराद के सामने नज़रें उठाने से भी कासिर थी। पीछे वो खड़ा था, दुपट्टा उठाने की सकत भी ना थी, टांगें कांप रही थी। मुराद ने आगे को झुककर परफ्यूम उठाया तो वो आंखें ज़ोर से भींच गई। मुराद को कहीं से भी वो पहले वाली पुरेतमाद इरा नहीं लगी थी। परफ्यूम स्प्रे करते नज़रें मुसलसल आईने में अपने करीब नज़रें झुकाए खड़ी अपनी बीवी पर थी। उसका शर्माना, घबराना, यूं नर्वस होना। अरसे बाद मुराद के लब मुस्कुराए। तबीयत तो ठीक है आपकी, यूं फ्रीज क्यों हो गई हैं? मुराद ने परफ्यूम की शीशी वापस रखते उसके कान के पास सरगोशी की तो वो हड़बड़ा कर पीछे हटी और जल्दी से वो स्टूल देख ना सकी। इससे पहले कि ज़मीन बोस होती, मुराद ने तेज़ी से उसे पकड़कर संभाला। इरा आंखें नीचे उसकी कमीज़ के बटनों को भींच गई थी हाथों में। एक हाथ मुराद का उसकी कमर के गिर्द लिपटा था। उसके होंठ कँपकपा रहे थे। मुराद ट्रांस किसी कैफियत में मजीद उस पर झुका और अंगूठे से उसके फैली हुई लिपस्टिक को साफ किया। इरा की गिरफ्त उसकी कमीज़ पर मजीद पड़ी। बहुत पुरफसूं लम्हे थे। कमरे में सहर जगाती खामोशी का राज था। मुराद ने खुद को संभालते उसे सीधा करके खड़ा किया और नज़रें फेर ली। इरा ने लरसते हाथों से दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और एक चोर नज़र कफलिंग्स बंद करते हुए मुराद पर डाली। उसकी कमीज़ पर इरा के मुठियाँ भींचने की वजह से सिलवटें पड़ चुकी हुई थीं। कपड़े और निकाल दूँ आपके लिए? उसने उंगलियां मरोड़ते हुए धीमे से कहा। मुराद ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर अपनी कमीज़ को देखा। नहीं, ठीक है, इट्स ओके, चलें। कदम कदम नीचे आए। पहली बार वो एक कपल की तरह लग रहे थे। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे, मगर फिर भी काजिम शाह ने कुछ टाइम मांगा था उनसे। वो यूं हथेली पर सरसों नहीं जमाने वालों में से थे। अब इन सब बातों को जाना था लड़के वालों की तरफ से। वैसे तो सब देखा भाला था, मगर फिर भी एक बार तो जाना ही था। सो इस वीकेंड का प्लान था उन सब का।